नमस्कार बच्चों, मैं निर्मल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का अध्याय 5 जिसका नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहे। इसका भाग 1 है घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही। इस पूरे अध्याय में हम जानने वाले हैं कि घुमंतू चरवाहों की जो आवाजाही है वो किस प्रकार मौसम के साथ बदलती रहती है। हम जानेंगे कि औपनिवेशिक शासन के दौरान घुमंतू चरवाहों का जीवन किस प्रकार प्रभावित हुआ। साथ ही हम न सिर्फ भारत बल्कि विश्व के घुमंतू चरवाहा समुदाय की भी बात करेंगे। विशेष रूप से अफ्रीका के घुमंतू चरवाहों के बारे में हम जानने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा महत्वपूर्ण भाग घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही। इस पूरे भाग में हम मुख्य रूप से महत्वपूर्ण घुमंतू समुदायों को जानने वाले हैं। हम जानेंगे राजस्थान के महत्वपूर्ण घुमंतू रायका समुदाय के बारे में, हम जानेंगे बंजारा समुदाय के बारे में, गुर्जर बकरवाल समुदाय के बारे में। इन महत्वपूर्ण समुदायों को हम जानेंगे, इनकी जीवन शैली जानेंगे, इनकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार चलती थी, ये क्या-क्या काम किया करते थे, सब कुछ जानने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। आइए देखिए, तस्वीर में आपको कुछ भेड़ें चरती हुई नजर आ रही होगी। ये जो भेड़ें हैं, ये पूर्वी गढ़वाल में बुग्याल में चरती भेड़ें। बुग्याल बुग्याल क्या होता है? बुग्याल जो होते हैं वो ऊंचे ऊंचे मैदानों को ही कहते हैं। यहाँ पर आपको कुछ भेड़ें चरती हुई नजर आ रही है। ये भेड़ें ऐसे ही नहीं चर रही है, इनको चराने वाला चरवाहा भी इनके साथ में होता है, जो कि इन भेड़ों को एक जगह से दूसरी जगह, है ना, ऊंचाई पर, कभी पहाड़ों पर, बहुत ऊंचाई पर तो कभी निचली पहाड़ियों पर लेकर जाया करता है। देखिए, बुग्याल ऊंचे पहाड़ों पर स्थित विशाल प्राकृतिक चरगाह होते हैं। लगभग लगभग 12,000 फुट से भी ऊंचे ये बुग्याल होते हैं और यहाँ पर जो है चरवाहे इन्हें चरा रहे हैं। चलिए तो जानते हैं कुछ इन्हीं चरवाहों के बारे में। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण हम देख रहे हैं कि जो घुमंतू चरवाहे किसी एक जगह टिक कर नहीं रहते हैं। देखिए, ये पशुओं को चराने के लिए घास ढूंढते रहते हैं, चारागाह ढूंढते रहते हैं। जहां-जहां पशु जाते हैं, उनके पीछे-पीछे ये वहां रहते हैं और वहीं अपना डेरा भी बना लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनका जो जीवन है वो स्थायी जीवन नहीं है, स्थायी जीवन का अभाव है ना? ये एक जगह टिक कर नहीं रहते हैं, घूमते रहते हैं अपने ही पशुओं के साथ में। देखिए, रोजी-रोटी के जुगाड़ में यहाँ से वहां घूमते रहते हैं। इनके पास भेड़-बकरियों का रेवड़ या झुंड होता है। आपने अक्सर देखा होगा भेड़ों का और बकरियों का जो रेवड़ है, इतना सारा रेवड़ जो है ये लेकर चल रहे होते हैं, ठीक है? जहाँ पर इन्हें कुछ अच्छे चारागाह मिल जाते हैं, मैदान मिल जाते हैं, वहीं जो है ये अपने पशुओं को चराने लग जाते हैं। देखिए, किसी के पास ऊँट या अन्य मवेशी होते हैं। भारत और अफ्रीका जैसे समाजों में चरवाहों का बहुत महत्व है। आपने राजस्थान में रायका समुदाय के बारे में जरूर पढ़ा होगा। जो रायका समुदाय है, ये रायका समुदाय जो है, ये मुख्य रूप से ऊंट पालक ही होते हैं। ऊंट पालक होते हैं, ऊंटों को पालते हैं ये मुख्य रूप से। इसी के साथ हम देख रहे हैं गुर्जर बकरवाल समुदाय, है ना? गुर्जर बकरवाल समुदाय जो होते हैं वो भेड़, बकरियां, है ना, भैंसे इन्हें पाला करते हैं। तो अगर हम बात करें घुमंतू चरवाहों के बारे में, तो हमें ये दोनों ही जगह देखने को मिलते हैं, यानी कि पहाड़ों में भी और पठारों में और मैदानों में, रेगिस्तानों में भी, है ना? तो देखिए, घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही पहाड़ों में और पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में। हम देखेंगे कि पहाड़ों में किस प्रकार ये अपना आना-जाना करते हैं। किस प्रकार मौसमी परिवर्तन के साथ ये कभी पहाड़ों पर ऊँचाई में चले जाते हैं, तो कभी ये फिर निचली पहाड़ियों पर आ जाते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि न सिर्फ पहाड़ों पे बल्कि मैदानों में भी, रेगिस्तानों में भी और पठारों पर भी ये चरवाहे जो हैं अपने पशुओं को लेकर जाते हैं। अब आप सोचोगे कि गुरुजी रेगिस्तान में ये अपने पशुओं को क्यों ले जाते हैं? वहाँ तो कंटीली झाड़ियाँ होती हैं। यही बात हम जानेंगे इस पूरे भाग में। चलिए, तो सबसे पहले हम पहाड़ों में जानते हैं, यानी कि पहाड़ों में जो ये घुमंतू समुदाय के लोग हैं, किस प्रकार आना-जाना करते हैं। तो देखिए, पहाड़ों में इस समुदाय की चर्चा करते समय हम एक महत्वपूर्ण समुदाय को जानेंगे जिसका नाम है गुर्जर बकरवाल समुदाय। याद रखिएगा, ये जम्मू और कश्मीर का महत्वपूर्ण घुमंतू चरवाहा समुदाय है। 19वीं शताब्दी के आसपास ये
इसी प्रकार भटकते भटकते इस क्षेत्र में आते हैं, फिर यहीं बस जाते हैं और अपने पशुओं को चराने का काम करते हैं। देखिए, गुजर बकरवाल समुदाय, जम्मू और कश्मीर क्षेत्र, तो इनका क्षेत्र कौन सा है? ये जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में रहते हैं। अच्छा, ये कौन से मवेशी रखते हैं? तो इनके पास में भेड़ और बकरियों के रेवड़ होते हैं। साथ ही 19वीं सदी में आगमन, ये इसी प्रकार जो है अच्छे चारागाह की तलाश में अपने पशुओं को लेकर भटकते भटकते 19वीं शताब्दी के आसपास जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में आते हैं, फिर ये यहीं बस जाते हैं। चारागाहों की तलाश में आते हैं और सर्दी गर्मी के हिसाब से चारागाहों में जाते थे। यानी कि सर्दियों में ये अपना जो स्थान है वो बदल लिया करते थे और फिर गर्मियों में अपना स्थान पुनः बदल लिया करते थे, है ना? अभी हम ये पूरी जो इनकी कार्यप्रणाली है वो जानने वाले हैं। चलिए, सर्दी और गर्मी के हिसाब से हम देखते हैं कि किस प्रकार ये आना-जाना करते थे। तो देखिए, पहले हम जानेंगे जाड़ों में। जाड़ा यानी सर्दी, हम कहते हैं ना, हाय आज तो जाड़ा लग रहा है, तो जाड़ा यानी सर्दी। तो देखिए, सर्दियों में देखिए सितंबर के अंत में निचली पहाड़ियों की शरण में चले जाते थे, क्योंकि ऊंचाई पर जो है अब बर्फ जमने लग गई है ना? ऊंची पहाड़ियों पर अब बर्फ जमना शुरू हो गई है। तो सितंबर के अंत में, आपको पता है कि सितंबर के बाद में अक्टूबर नवंबर में धीरे 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 सर्दियां शुरू हो जाती है ना? और क्योंकि ये जो समुदाय है ये पैदल चला करते थे, है ना? लंबी-लंबी दूरियां भटक-भटक कर पैदल ही तय कर लिया करते थे। तो ये सितंबर के लास्ट में जो है, सितंबर के अंत में अपने पशुओं को लेकर चलते थे। उसके बाद में आपको पता है अक्टूबर-नवंबर में सर्दियां स्टार्ट हो जाती है। ये जो है शिवालिक की निचली पहाड़ियों में डेरा डाल लेते थे और सूखी झाड़ियां उनके जानवरों के लिए चारा बन जाती थी। तो आप सभी समझ गए हैं कि जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में जो गुर्जर बकरवाल समुदाय है, वो सर्दियों में क्या करते थे? सर्दियों में, क्योंकि ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ जम जाती थी, इसलिए ये निचली पहाड़ियों में चले जाया करते थे। शिवालिक की निचली पहाड़ियों में ये चले जाया करते थे सितंबर के अंत में। वहीं अगर हम गर्मियों की बात करें, तो देखिए, अप्रैल अंत तक उत्तर दिशा में जाने लगते हैं। अब ये वापस से जो है ऊपर जा रहे हैं, उत्तर दिशा में जा रहे हैं। पीर पंजाल के दर्रों को पार कर कश्मीर घाटी पहुंच जाते। दर्रा, ये दर्रे क्या होते हैं? ये दर्रे जो है दो बड़ी पहाड़ियों के बीच जो संकरा मार्ग होता है, उन्हीं को दर्रे कहते हैं, है ना? जो संकरा मार्ग बनाया जाता है पहाड़ियों के बीच, तो उन दर्रों को ये पार करते हुए कश्मीर घाटी पहुंचते थे। यहां उगने वाली तरह तरह की घास से मवेशियों का पेट भर जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार जो घास के मैदानों की तलाश में ये सर्दियों में और गर्मियों में अपना जो समय के अनुसार जो है स्थान बदलते रहते थे। ये बात आपको याद रखनी है। आइए, नेक्स्ट हम देख रहे हैं। देखिए, तो इस प्रकार आप यहां पर देख रहे हैं मध्य गढ़वाल के ऊंचे पहाड़ों में एक गुज्जर मंडप। किस प्रकार ये ऊंचे पहाड़ों में न सिर्फ अपने पशुओं को लेकर जाते थे, बल्कि खुद के रहने के लिए भी कुछ छोटा-मोटा जो है स्थान बना लिया करते थे, छोटा-मोटा जो झोपड़ी है, ये बना लिया करते थे। यहाँ पे आपको गुजर मंडप देखने को मिल रहा है। देखिए, गुजर गडरिये बुग्याल में मिलने वाले रिंगल, ये रिंगल क्या होता है? एक तरह का पहाड़ी घास, और घास से बने मंडपों में रहते थे। देखिए, यहाँ पर आपको ये मंडप दिखाई दे रहा होगा। देखिए, इस मंडप के पास में ही जो है इनके पशु भी दिख रहे हैं आपको, है ना? तो इस प्रकार के मंडप बनाते थे। चारों तरफ आपको हरी-हरी घास दिखाई दे रही है। पशु, भेड़, बकरियां जो है वो ये चर लिया करते थे और इन मंडपों के अंदर जो है ये अपना गुजारा कर लिया करते थे। अपने शरीर की सुरक्षा के लिए, रहने के लिए कोई तो स्थान बनाना पड़ेगा ना, तो इस प्रकार के मंडप आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, इसी के साथ में हम यहाँ पर एक विद्वान है जिनका नाम है जीसी बॉन्स। 1850 के दशक में जीसी बॉन्स ने कांगड़ा के गुज्जरों का वर्णन भी किया है। तो जीसी बॉन्स जो है वो किस प्रकार कांगड़ा के गुज्जरों की जीवन शैली के बारे में बताते हैं, उनके मुख्य कार्य के बारे में बताते हैं, आइए जानते हैं। तो जीसी बॉन्स क्या कहते हैं? शुद्ध चरवाहा कबीले के लोग, यानी कि जो गुज्जरों को इन्होंने शुद्ध चरवाहा कबीले के लोग बताया कि भाई ये मुख्य रूप से इनका जो कार्य है, वो इनका जो पेशा है वो चरवाहा या पशुओं को चराना ही है। खेती न के बराबर, ये लोग जो है खेती न के बराबर करते थे। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि खेती के साथ साथ ही जो है स्थायी जीवन का विकास होता है। हम देखते हैं लोग जब खेती करते हैं तो उन्हें अपने खेतों के पास ही रहना पड़ता है ताकि वे अपनी फसल का ध्यान रख सके, है ना? अगर वे खेतों में फसल उगाकर और इधर उधर भटकने लगेंगे तो फसल का ध्यान कौन रखेगा? फसल खराब भी हो सकती है ना? तो खेती से तो स्थायी जीवन का ही विकास होता है, लेकिन ये खेती न के बराबर करते थे। ठीक है, इसी के साथ ये गाय भैंस पालते थे। दूध, घी और मवेशियों से मिलने वाली
चीजें बेचकर पेट पालते थे, है ना। तो इनकी हम अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार देखें तो पशुओं से प्राप्त जो उत्पाद होते हैं, जैसे कि दूध है, घी है ना, मवेशियों से मिलने वाले जो उत्पाद होते हैं, उन्हीं से ही अपना पेट पालते थे। मर्द मवेशियों को चराते थे, यानी कि जो पुरुष है वो क्या करते थे, वे रेवड़ लेकर जाते थे और उन्हें चराते थे। मवेशियों के रेवड़ होते थे, उन्हें चराने का काम करते थे। और वहीं औरतें क्या किया करती थी, औरतें सिर पर टोकरियां और कंधे पर हांडियां लटकाकर बाजार जाती थी। और इन हांडियों में क्या होता था, दूध, घी, मक्खन, ये लेकर ये बाजार जाया करती थी और उन्हें बेचकर जो पैसा मिलता था उससे अपना गुजारा कर लिया करती थी। चलिए, इसी के साथ हम एक और महत्वपूर्ण घुमंतु समुदाय के बारे में जानेंगे, घुमंतु चरवाहे के बारे में जानेंगे, गद्दी समुदाय। ये गद्दी समुदाय जो है हिमाचल प्रदेश का चरवाहा समुदाय है, याद रखना। देखिए बच्चों, आपको जो है इनके स्थान के बारे में पता होना जरूरी है। पूछ लिया जाए कि गुजर बकरवाल जो है वे किस स्थान पर मुख्य रूप से रहते हैं, राय का समुदाय किस राज्य का है ना, ऐसे प्रश्न बनते रहते हैं। तो याद रखिएगा, गद्दी समुदाय की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का चरवाहा समुदाय। मौसमी उतार चढ़ाव के हिसाब से स्थान परिवर्तन, जिस प्रकार हमने गुजर बकरवाल समुदाय के बारे में जाना कि जैसे जैसे जाड़े आते हैं, सर्दियां आती है, तो वे निचली पहाड़ियों में चले जाते हैं, है ना, और गर्मी में वे वापस जो है ऊंचे मैदानों में चले जाते हैं। तो मौसम के आधार पर गद्दी समुदाय के लोग भी जो है आना जाना किया करते थे। इनकी आवाजाही भी मौसम पर आधारित थी। मौसमी उतार चढ़ाव के हिसाब से ही जो है ये क्या स्थान बदलते थे। पूरी गर्मियां लाहौल और स्पीति में बिता देते थे। ये लाहौल और स्पीति जो है हिमाचल प्रदेश के ही स्थान है। ये गर्मियां इस क्षेत्र में बिता दिया करते थे आराम से। चलिए, आगे हम देख रहे हैं, देखिए, ऊन उतरने का इंतजार। यहां पर जो है भेड़ों को, है ना, और कुछ बकरियां भी दिखाई दे रही है। तो देखिए, भेड़ों को यहां पर बैठा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश स्थित पालमपुर के पास ऊहल घाटी, है ना, ये ऊहल घाटी है। यहां पर जो है ऊन उतारी जा रही है, ठीक है, भेड़ों से, है ना, ऊन उतारने का काम किया जा रहा है। गद्दी भेड़ों की ऊन उतार रहे हैं। देखिए किस प्रकार जो है ऊन उतारी जा रही है। अक्सर हम घरों में ऊन देखते हैं, पूजा पाठ के कार्यों में भी ऊन लेते हैं, ठीक है। और जो है हम देखते हैं मेडिकल लाइन में भी ऊन का बहुत प्रयोग है ना। कहीं घाव लग गया, चोट लग गई, तो वहां ऊन लगाकर फिर पट्टी की जाती है। तो ऊन का बहुत महत्व है। तो ऊन देखिए किस प्रकार हमें इन भेड़ों से प्राप्त हो रही है ना। तो यहां पर जो है ऊन उतारने का काम चल रहा है, देख सकते हैं तस्वीर में। आइए, अब हम देख रहे हैं गढ़वाल और कुमायूं के गुज्जर चरवाहे। गढ़वाल और कुमायूं के गुज्जर चरवाहों के बारे में हम जानते हैं। ये सर्दियों में और गर्मियों में किस प्रकार और किन किन क्षेत्रों में आवाजाही किया करते थे। तो देखिए, सर्दियों में भाबर के सूखे जंगलों की तरफ चले जाते थे। साथ ही गर्मियों में ऊपरी घास के मैदानों, बुग्याल की तरफ चले जाते थे। तो देखिए, यहां पर दो शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है, भाबर और बुग्याल। बुग्याल तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो कि ऊंचे घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है ना। तो देखिए, गढ़वाल और कुमायूं के गुजर चरवाहे, ये जो है सर्दियों में तो भाबर की तरफ जाते थे और गर्मियों में बुग्याल की तरफ जाते थे। अब ये भाबर और बुग्याल क्या होते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, भाबर गढ़वाल और कुमायूं के इलाके में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाला शुष्क या सूखे जंगल का इलाका। तो आप ये मान के चलिए कि जो भाबर है वो शुष्क या सूखे जंगल का क्या होता है, इलाका होता है। तो देखिए, सर्दियों में ये भाबर की तरफ जाते थे। वहीं बुग्याल को हम जान चुके हैं, बुग्याल क्या होते हैं, ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान। अब देखिए, गर्मियों में ये ऊंचे पहाड़ों पर जाते थे। तो कुल मिला के हमने शुरू में ही जान लिया था, क्योंकि सर्दियों में ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ जम जाती है, तो ये सर्दियों के अंदर क्या करते हैं, ये नीचे की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर सर्दियों की बात करें तो ये भाबर जो है ये सूखे और शुष्क मैदान होते हैं, यहां आ जाते थे। और वहीं अगर हम गर्मी की बात करें तो गर्मी में बुग्याल जो कि ऊंचाई पर स्थित होते हैं, तो ये बुग्याल में चले जाते थे, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, नेक्स्ट हम देख रहे हैं हिमालय के पर्वतों में रहने वाले भोटिया, शेरपा, किन्नौरी समुदाय के लोग भी इसी तरह के चरवाहे थे। यानी कि गद्दी समुदाय हो गया, है ना, गुजर बकरवाल समुदाय हो गया, इन सब की तरह ही हिमालय के पर्वतों में रहने वाले भोटिया, शेरपा और किन्नौरी जो है वो भी कुछ ऐसे ही घुमंतू चरवाहे हुआ करते थे।
ये सभी समुदाय मौसमी बदलावों के हिसाब से खुद को ढालते थे। ठीक है, जैसे हम जो है मौसम बदलते ही हमारे जो वस्त्र है, कपड़े हैं, वो बदल लेते हैं। गर्मियों के अंदर हम हल्के कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में हम मोटे मोटे कोट पहनते हैं ना। हम कैसे परिवर्तन करते हैं, वैसे ही ये चरवाहे भी जो है अपना स्थान बदलते थे, अपनी स्थितियां बदल लिया करते थे। चलिए आगे नेक्स्ट हम देखते हैं पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में। हमने पहाड़ों में देखा कि पहाड़ों में घुमंतू समुदाय के लोग किस प्रकार आवाजाही किया करते थे। अगर सर्दियां हैं तो निचली पहाड़ियों में चले जाया करते थे, अगर गर्मियां हैं तो वापस ऊंचे मैदानों में बुग्याल की तरफ चले जाया करते थे। लेकिन अगर पठार, मैदान और रेगिस्तान की बात करें तो देखिए ये चरवाहे जो हैं ये पठारों में, मैदानों में और रेगिस्तानों में भी रहा करते थे। आइए यहां पर हम बात करेंगे पहले एक धंगर समुदाय की। धंगर समुदाय जो कि महाराष्ट्र का जाना माना घुमंतू समुदाय है ना, घुमंतू चरवाहा समुदाय है। तो देखिए धंगर समुदाय जो है महाराष्ट्र का चरवाहा समुदाय है। 20वीं सदी में इनकी जो आबादी थी लगभग 4,67,000 थी, 4,67,000। और इनके मुख्य काम की बात करें तो इतनी आबादी में जो अधिकतर थे, ज्यादातर जो थे वो गडरिये थे। गडरिये या आप चरवाहे कह दो। और कुछ जो है अन्य काम किया करते थे, कंबल और चादरें बनाने का, और कुछ भैंस पालते थे। तो हम बात कर रहे हैं पठार, मैदान और रेगिस्तान की, जिसमें सबसे पहले हम धंगर समुदाय की बात कर रहे हैं जो कि महाराष्ट्र का है। याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है, ये महाराष्ट्र का है मुख्य रूप से समुदाय। ठीक है, इनकी इतनी बड़ी आबादी में से ज्यादातर गडरिये या चरवाहे ही थे जो कि ऐसे ही मवेशियों को चराया करते थे। देखिए इनके बारे में जानते हैं। धंगर गडरिये बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे। जैसे कि हमने पठारों की बात करी, तो पठारों में किस प्रकार जो है चरवाहों का जीवन था वो हम देख रहे हैं। तो देखिए बरसात के दिनों में क्या करते थे, मध्य पठारों में रहते थे महाराष्ट्र के। यह एक अर्ध शुष्क इलाका हुआ करता था, है ना। मध्य पठार का जो क्षेत्र है वो अर्ध शुष्क हुआ करता था। यहां बारिश कम व मिट्टी अनुपजाऊ थी, है ना। तो इस क्षेत्र में कम बारिश आती थी, तो ये अपने का आपको बरसात से बचा लिया करते थे। और यहाँ का जो क्षेत्र है वो कम उपजाऊ हुआ करता था। ठीक है, तो पशु भी अगर इनके चर रहे हैं तो कोई इन पर रोक टोक नहीं करता था। चारों तरफ कंटीली झाड़ियां थी, और कंटीली जो झाड़ियां हैं उन पर जो पत्तियां लगती थी उनको खाकर जो है इनके पशु जो है गुजारा कर लिया करते थे। बाजरे के अलावा कुछ नहीं उगता था, है ना। तो बाजरा जो है मुख्य रूप से यहां उगता था। मानसून में यह पट्टी धंगरों के जानवरों के लिए एक विशाल चरागाह बन जाता था। यानी कि ये जो मध्य पठारी क्षेत्र है महाराष्ट्र का, मानसून के दिनों में जब बारिश बहुत ज्यादा होती थी तब ये मध्य पठार वाला क्षेत्र जो है ये धंगरों का जानवर जो है, धंगरों के जानवरों का मुख्य क्षेत्र बन जाया करता था। और यहाँ पर धंगरों के जानवर जो है खूब घुमा करते थे, क्योंकि यहाँ पर वर्षा कम होती थी और अर्ध शुष्क ये क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है, अक्टूबर के आसपास धंगर बाजरे की कटाई करते थे, है ना, क्योंकि यहाँ पर बाजरा होता था। तो अक्टूबर के आसपास ये बाजरा काट लिया करते थे और फिर चारागाहों की तलाश में पश्चिम की तरफ चल पड़ते थे। ठीक है, तो याद रखना, फिर ये चारागाहों की तलाश में पश्चिम दिशा की तरफ जाते हैं, अपने रेवड़ों के साथ कोंकण के इलाके में डेरा डाल लेते थे। ठीक है, अब जो कोंकण के इलाके में ये जाते थे तो कोंकण के इलाकों में जाने पर वहां कुछ खेत हुआ करते थे, ये वहां अपने पशुओं को लेके जाया करते थे। कोंकण के जो किसान हैं उनके साथ इनको अच्छे संबंध बना के रखने पड़ते थे, ताकि किसान जो है इनके पशुओं को रोके नहीं, है ना। और दूसरा, किसानों का भी कुछ फायदा होता था। किसान भी चाहते थे कि भाई उनके खेत में भी जो है क्या लग जाए, खाद लग जाए। तो अगर ये पशु खेतों में चरेंगे तो एक तो जो खेतों में ठूंठ होते हैं ना, जैसे कि फसल कटाई के बाद में जमीन में धसी हुई उनकी जड़ें होती है, उन जड़ों को ठूंठ कहते हैं। तो ठूंठ जो है वो रह जाते थे। तो किसान भी चाहता था कि इन ठूंठों को जो है निकालने में बहुत मेहनत होती थी। तो जो पशु होते थे वो चरते चरते इन ठूंठों को भी चर लिया करते थे। और साथ ही पशु जो है जिस प्रकार गोबर वगैरह या फिर बकरियां जो है जिस प्रकार अपने अवशिष्ट करते हैं, उससे जो है खाद भी जो है खेतों में लग जाया करती थी। तो देखिए एक तरफ जो है इन घुमंतू समुदायों के पशु चर भी लेते थे, और एक तरफ किसानों के खेतों में खाद भी लग जाया करती थी। आइए जानते हैं, कोंकणी किसान भी इन चरवाहों का स्वागत करते थे, क्योंकि कोंकण के किसानों को खरीफ की फसल काट कर अपने खेतों को रबी की फसल के लिए दोबारा उपजाऊ बनाना होता था।
और खाद की इसमें जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। धंगरों के मवेशी खेतों में बची रह गई ठूंठों को खाते थे, उनके गोबर से खेतों में खाद मिल जाती थी। कोंकणी किसान धंगरों को चावल भी देते थे। ठीक है, तो ये चावल जो है वो धंगरों को दे दिया करते थे खाने के लिए। ठीक है, चलिए, खा भी लेते थे, अपने क्षेत्र में उगा भी लेते थे, है ना, याद रखिएगा। चलिए, यहां पर हमने रबी है, खरीफ है और ठूंठ, ये तीन महत्वपूर्ण शब्द देखे, उन्हें हम जान लेते हैं। आइए देखिए, जैसे कि रबी क्या है, जाड़ों की फसलें जिनकी कटाई मार्च के बाद शुरू होती है। खरीफ की बात करें तो सितंबर अक्टूबर में कटने वाली फसलें। और ठूंठ मैंने आपको बता ही दिया, पौधे की कटाई के बाद जमीन में रह जाने वाली उनकी जड़, इसको ठूंठ कहा करते थे। चलिए, इसी के साथ अगर हम देखें, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी कुछ ऐसे समुदाय रहते थे, जैसे कि गोला समुदाय। तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में गोला समुदाय के लोग गाय भैंस पालते थे। जगह जरूर याद रखना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, जगह जरूर याद रखनी है आपको। ठीक है, जबकि कुरुमा कुरबा समुदाय भेड़ बकरियां पालते थे। तो ये गोला समुदाय तो गाय भैंस पाल रहे हैं, वहीं कुरुमा और कुरुबा समुदाय जो है ये भेड़ बकरियां पाल रहे हैं। ठीक है, तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ घुमंतु समुदाय हैं ये। ठीक है, ये हाथ से बुने कंबल भी बेचते थे, पहाड़ी चरवाहों के विपरीत। अब देखिए, यहां पर हम पहाड़ी चरवाहों को देख रहे थे जो कि मौसमी परिवर्तन के साथ ही अपनी जगह बदलते थे, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता था। देखिए, पहाड़ी चरवाहों के विपरीत यहां के चरवाहों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना सर्दी गर्मी से तय नहीं होता था, है ना। तो सर्दी गर्मी से तय नहीं होता था, बल्कि यहां पर जो है मुख्य रूप से बारिश, जो बरसात है, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। तो देखिए, ये लोग बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से जगह बदलते थे। सूखे महीनों में वे तटीय इलाकों की तरफ चले जाते थे, क्योंकि तटीय इलाकों में बढ़िया पर्याप्त जो है नमी पानी वगैरह मिल जाता था। तो सूखे क्षेत्रों से दूर जाकर ये तटीय क्षेत्रों में चले जाया करते थे। वहीं बरसात शुरू होने पर ये वापस चल देते थे, क्योंकि बरसात शुरू होगी तो पानी का जलस्तर भी बढ़ेगा, है ना, समुद्री पानी का जलस्तर भी बढ़ेगा, तो ये फिर उन क्षेत्रों को छोड़ देते थे। तो 19वीं सदी के शुरुआत में बुकानन बुकानन ने जो है इनके बारे में लिखा है, याद रखना। तो 19वीं सदी की शुरुआत में बुकानन ने मैसूर की अपनी यात्रा के दौरान गोला समुदाय का दौरा किया। तो मुख्य रूप से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के गोला समुदाय को भी आपको याद रखना है। आइए आगे देखते हैं, बंजारे। अब ये जो बंजारे हैं, ये भी एक जाना माना नाम है घुमंतु समुदायों में, चरवाहों में। देखिए, तो चरवाहों में एक जाना पहचाना नाम है बंजारे। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में ये हमें देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। इसी के साथ में अच्छे चारागाहों की खोज में ये भी दूर दूर तक जाते थे। जिस प्रकार जो जो चरवाहे हैं, इन्हें हम घुमंतु क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भटकते रहते हैं, है ना। उसी प्रकार ये भी अच्छे चारागाहों की तलाश में जो है जगह बदलते रहते थे। रास्ते में अनाज और चारे के बदले गांव वालों को खेत जोतने वाले जानवर और दूसरी चीजें बेचते थे, है ना। तो इस प्रकार जो बंजारे हैं, वह भी एक महत्वपूर्ण चारावाह समुदाय है, घुमंतु समुदाय है। याद रखना, इनका क्षेत्र भी याद आपको रखना है। रायका समुदाय, हम रायका समुदाय की बात करते हैं। हमने बात की पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में चरवाहा समुदाय। तो देखिए, रायका समुदाय मुख्य रूप से ऊंट पाला करते थे, और ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊंट जो है वो रेगिस्तान में भी लंबे समय तक जीवित रह सकता है, और रेगिस्तान में उगने वाली जो कंटीली झाड़ियां है ना, या जो भी घास है, वो उसका भोजन हुआ करता था। तो इस वजह से रायका समुदाय जो है ऊंट पाला करते थे, मुख्य रूप से ऊंट पालक ही ये होते थे। देखिए, राजस्थान के रेगिस्तानों में रहता था ये समुदाय। खेती के साथ साथ ये चरवाहे का काम भी किया करते थे, थोड़ी बहुत खेती करते थे, साथ में चरवाहे का काम भी किया करते थे। में बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के रायका गांव में ही रहते थे। यानी कि बरसात के दिनों में ये गांव में ही रहते थे, है ना, बारिश वगैरह में गांव में ही रहते थे। अक्टूबर आते आते नए नए चारा गांव की फिर ये तलाश किया करते थे, बरसात रुक जाती थी, है ना। इनका एक तबका ऊंट पालता था, यानी रायका समुदाय में एक विशेष तबका केवल ऊंट पालक हुआ करता था, जो कि ऊंटों को पाला करता था। कुछ भेड़ बकरियां भी पालते थे। देखिए, यहां पर हम देख रहे हैं राजस्थान के रेगिस्तान। देखिए, यहां पर आपको कुछ हरी, कुछ सूखी हुई घास नजर आ रही है, कुछ वृक्ष नजर आ रहे हैं। बस इन्हीं को खाकर जो है ऊंट जो है गुजारा कर लिया करते थे। पश्चिमी राजस्थान के थार रेगिस्तान में
चरते रायका समुदाय के ऊंट। देख रहे हैं आप, इसी के साथ में अपने ऊंट के साथ एक ऊंट पालक। ये देखिए, इस प्रकार के इनके निवास स्थान हुआ करते थे। यह राजस्थान में जैसलमेर के निकट थार का रेगिस्तान है। इस इलाके के ऊंट पालकों को मारू रायका, है ना, मारू रेगिस्तान, मारू रायका और उनकी बस्ती को ढंडी कहा जाता था। इनकी जो बस्ती आप यहां पर बसी हुई देख रहे हैं, इसको ढंडी कहते थे। और ये जो आपको रायका समुदाय का व्यक्ति दिखाई दे रहा है, ये मारू रायका हुआ करते थे, रेगिस्तानी मारू रायका, जो कि ऊंट पालक होते थे मुख्य रूप से। चलिए, यहां पर हम देख रहे हैं पश्चिमी राजस्थान में बालोतरा स्थित ऊंट मेला। देखिए, ऊंटों के मेले भी लगते थे। ऊंट मेलों में क्या होता था, अच्छी नस्ल के ऊंटों की खरीद फरोख्त भी होती थी, है ना, यानी कि क्रय विक्रय किया जाता था। ठीक है, ऊंटों को बेचा जाता था, खरीदा जाता था। और साथ ही जो हुनर होता था, जो रायका समुदाय के लोग इन ऊंटों को प्रशिक्षण देते थे, वो भी यहाँ पर दिखाए जाते थे, है ना। ऊंट नृत्य भी करते हैं, जैसे कि पुष्कर का ऊंट मेला, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं ऊंट जो है नृत्य करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, इन्हीं के साथ यहाँ पर घोड़े भी हम देखते हैं, ऊंट और घोड़े भी यहाँ पर हुआ करते थे। चलिए, पशु मेले लगते हैं। यहाँ पर है मारू रायकाओं की वंशावली बताने वाला। देखिए, यहाँ पर जो है मारू रायकाओं की वंशावली बताई जा रही है, उनको उनके इतिहास से परिचित करवाया जा रहा है ना, ताकि उन्हें भी पता चले सके कि उनका जो इतिहास है वो कितना प्राचीन है, उनकी अर्थव्यवस्था में क्या महत्वपूर्ण योगदान है उनका, सारी बातें जान सके। चलिए, आगे हम देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इस पूरे भाग में हमने क्या सीखा है। तो प्यारे बच्चों, हमने सीखा है भारत के विभिन्न चरवाहा समुदाय। हमने धंगर जो कि महाराष्ट्र के थे, गुजर बकरवाल जो कि मुख्य रूप से हम जम्मू कश्मीर में हमने बात की, रायका जो कि राजस्थान के थे, बंजारे जो कि उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, ठीक है, जो महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में रहा करते थे। इन सारे घुमंतू समुदायों के बारे में हम जान चुके हैं। साथ ही हम चरवाहों की आवाजाही के बारे में जान चुके हैं कि किस प्रकार सर्दियों में और गर्मियों में ये अपना स्थान बदलते थे, किस प्रकार सर्दियों में ये निचली घाटियों में चले जाया करते थे और किस प्रकार गर्मियों में ये ऊंचे बुग्याल पर चले जाया करते थे। आइए तो मूल्यांकन कर लेते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, गुजर बकरवाल समुदाय के लोग कहां रहते थे? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश। तो देखिए, मुख्य रूप से जो है जम्मू कश्मीर, ठीक है, याद रखिएगा, मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में ये 19वीं शताब्दी में भटकते भटकते आते हैं और फिर वहीं बस जाते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, रायका समुदाय के लोग ज्यादातर किस पशु को पालते थे? गाय, भैंस, ऊंट, बकरी। तो मुख्य रूप से ज्यादातर जो है ऊंट को पाला जाता था। अभी हमने तस्वीरों में भी देखा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं हम, महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय है धंगर, रायका, गोरांग या गद्दी। तो देखिए, यहां पर धंगर जो है वो महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय है। नेक्स्ट प्रश्न है सत्य और असत्य वाला। रायका समुदाय के लोग राजस्थान राज्य में रहते थे। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। हमने जैसलमेर के थार के रेगिस्तानों में रायका समुदायों की तस्वीर भी देखी, तो देखिए, ये सत्य है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान हमें भरना है। देखिए, ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान डैश 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 कहलाते थे। तो बुग्याल, बुग्याल, याद रखिएगा, इन्हें हम बुग्याल कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये भाग आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट भाग में। धन्यवाद।